दोस्तों, जब हमारी इनकम कम होती है तो इनकम टैक्स में जो भी पैसा हमको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है, कितना भी कम क्यों ना हो, एक तकलीफ जरूर होती है। और करियर के शुरुआती सालों में जिस समय हमारी इनकम ऑलरेडी काफी कम होती है, उस समय अगर हमको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़े अपने टैक्स को सेव करने के लिए, तो एक तकलीफ होना स्वाभाविक होता है। इसलिए हर व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट अपने इनकम टैक्स सेव करने के लिए करे वो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हों, उसमें उससे गलतियां ना हो। परंतु दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के अभाव में कई बार ये डिसीजन गलत भी हो जाते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है। पर उस समय तक तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए दोस्तों, समय रहते सारी जानकारी मालूम होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमारे डिसीजंस की गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए से अंदर है तो आपकी इनकम टैक्स की प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। आपका पैसा आपका प्लान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास में इनकम टैक्स के लिए दो सिस्टम अवेलेबल हैं। एक तो ओल्ड सिस्टम जो पहले से चल रहा है और एक न्यू सिस्टम जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इनके ऊपर में एक नज़र डाल। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों ही टैक्स सिस्टम में अगर 5 लाख से इनकम की बात करें तो दोनों में ही टैक्स 0 है। पर जैसे ही टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाती है, 2.5 लाख से ऊपर का पूरा पैसा टैक्सेबल हो जाता है। और ये न्यू टैक्स सिस्टम में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की रेट से और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% के रेट से टैक्सेबल होता है। वहीं ओल्ड सिस्टम में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के रेट से, पर 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% के रेट से टैक्सेबल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारी पहली कोशिश यही होती है कि जो भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर की है, हम उसको ट्रिम डाउन करके 5 लाख के अंदर ले आएं। और ट्रिमिंग के लिए जरूरत होती है टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करने की। अब ओल्ड सिस्टम में ये ऑप्शंस ज़्यादा है, जबकि न्यू टैक्स सिस्टम में बहुत कम है। इसलिए जब ओल्ड सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम में सिलेक्शन की बात आए तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो ओल्ड वर्सेस न्यू को इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारे पॉकेट की एक्सेप्टेबिलिटी। अगर हमारा पॉकेट 5 लाख रुपए से ऊपर की टैक्सेबल इनकम को इन्वेस्ट करना परमिट करता है तो ओल्ड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शंस की लिस्ट देखें तो बहुत लंबी है। एटीसी के अकेले ही करीब करीब 20-25 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से 9 ऑप्शंस काफ़ी पॉपुलर हैं, जिन्हें हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है। इसके अलावा दूसरे सेक्शंस भी होते हैं जिनमें रिबेट हासिल की जा सकती है। उसके मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑप्टेड ऑप्शंस येलो कलर से हाईलाइटेड हैं। तो दोस्तों, अब हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? तो सबसे पहले उन मैंडेटरी खर्चों को आइडेंटिफाई करें जो बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स रिबेट में कंसीडर होते हैं, जिससे कि जो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट टैक्स बचाने के लिए ज़रूरी होता है उसकी सही वैल्यू निकल के आ सकती है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट सैलरी से कटता है। एलटीए, साल में एक बार हम अपने परिवार के साथ में कहीं ना कहीं घूमने भी जाते हैं, उसको हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हाउस रेंट पेमेंट्स, बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादि, ये एक्सपेंडिचर हम अदरवाइज भी करते हैं। ज़रूरत केवल इतनी होती है कि हम उनको टैक्स के रिबेट में आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर करें, जिससे कि हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जो कि अदर ऑप्शंस में हमको इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है, उसकी वैल्यू निकल के आ जाए। अब इस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट को हमको जस्ट कैजुअली कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जब प्रायोरिटी देने की बात आती है तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम कंपलसरी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनमें तो इन्वेस्ट करें ही। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। और अगर इन इन्वेस्टमेंट को करने से हमारी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अचीव हो जाती है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। पर अगर फिर भी कुछ डेल्टा रह जाता है तब हमको सेकेंड प्रायोरिटी के इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट्स इनफैक्ट लाइबिलिटी डिलीवरी के लिए किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स ही होते हैं, जैसे कि होम लोन का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कंपोनेंट,
फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए फंड क्रिएट करना, अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का निर्माण करना इत्यादि। और इसके लिए हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि एनएससी है, सुकन्या समृद्धि है, पीपीएफ है, ईएलएसएस है इत्यादि। पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेस्ड हो जाती है तो बेटर है कि न्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि इसमें टैक्स रेट कम है और रिबेट भी केवल कॉरपोरेट एनपीएस पे है जिसको कि एम्प्लॉयर को करना है। इसलिए न्यू टैक्स सिस्टम अगर इस तरह की सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्ट करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस आउट नहीं होता है। अब आइए दोस्तों इसको हम एक थोड़े से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपये है और इसलिए टैक्स ज़ीरो करने के लिए हमको 2.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब सबसे पहले हम अपने मैंडेटरी एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इनकम टैक्स रिबेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा पीएफ का कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपया है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। हॉलीडे ट्रेवल के ऊपर में हमने मान लीजिए 20,000 रुपया इस वर्ष में खर्च किए हैं। तो दोस्तों अब बाकी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट रह जाता है 1,80,000 रुपया। अब दोस्तों पहले हम अपना पॉकेट देखेंगे कि क्या हम 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट करने की स्थिति में हैं। यदि नहीं है तो न्यू टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों अब बाकी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट रह जाता है 1,80,000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को 1.25 लाख से थोड़ा भी ऊपर लेके जा सकते हैं तो ओल्ड सिस्टम ही बेटर होगा, क्योंकि न्यू टैक्स सिस्टम में 7.5 लाख पे जो टैक्स बनता है उतना ही ओल्ड टैक्स सिस्टम में 6.25 लाख पर बनता है। और क्योंकि हम ऑलरेडी 70,000 पीएफ और ट्रैवल पे खर्च कर चुके हैं तो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 1.25 लाख को अचीव करने के लिए केवल 55,000 ही बनता है। और इसलिए अगर हम 55,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हमको ओल्ड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, पर अगर 55,000 भी खर्च नहीं कर सकते हैं तो फिर न्यू सिस्टम को ही अडॉप्ट करके रखना चाहिए। अब मान लीजिए हमारा पॉकेट 55,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना अलाउ कर रहा है, तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपये पर ईयर है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपये पर ईयर है। तो अब इसके बाद में हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 1,80,000 से घट के 1,55,000 रह जाता है। अब इस 1,55,000 के लिए हमारे पास में कई ऑप्शन है। पीपीएफ है, एनएससी है, पेंशन फंड्स हैं, ईएलएसएस है, एनपीएस है, होम लोन है इत्यादि। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए ये एक एक्चुअली ओवरऑल प्लानिंग से निकल के आना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अब चाहे रिटायरमेंट कॉर्पस हो, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन फंड हो, चाहे चिल्ड्रन मैरिज फंड हो और चाहे होम लोन के लिए हो, पर हमारी कोशिश हमेशा यही होना चाहिए कि हम अपने सारे फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स के साथ में जस्टिस कर सकें। और ये जस्टिस करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब ये सारी चीज़ें किसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये चीज़ एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग से निकल कर आए। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें केवल टैक्सेशन के एंगल से ना करें, क्योंकि दोस्तों टैक्सेशन लॉज आर सब्जेक्ट टू चेंज। और इसलिए अगर फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं वो अगर टैक्स ब्रैकेट के बाहर चले गए, उनमें रिबेट मिलना बंद हो गई, तो अगर आपने कोई भी इस तरह का ऑप्शन चुना है जिसको आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी जैसा हो जाता है और उस समय आप मजबूरी में उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टैक्स अगर आप उसको सिलेक्ट किया था तो फिर बाद में ये जाके आपके गले की हड्डी बन जाता है। इसलिए दोस्तों ये सारे सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये डिस्कशन, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे कि इस तरह के इन टॉपिक्स पर होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।